हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं आपके लिए परिवहन एवं संचार पाठ नंबर 7 लेकर चल रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, पाठ नंबर 7 चल रहा है हमारा परिवहन एवं संचार। थोड़ा सा हम रिकैप करें तो सर, इसमें आपने परिवहन को लेकर चला था और परिवहन आपने बात की थी कि परिवहन स्थल के रूप में भी हो सकता है, परिवहन जल के रूप में भी हो सकता है और परिवहन वायु के रूप में भी हो सकता है। सर, स्थल के रूप में बताया सर, परिवहन सड़क के रूप में भी हो सकता है, आपके रेल के रूप में भी हो सकता है और आपके पाइपलाइन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, हमने सर सड़क पढ़ लिया, सड़क के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके महामार्ग पढ़ लिए, हमने नेशनल हाईवे यानी हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि सर्वाधिक सड़कों की लंबाई या फिर घनत्व विश्व स्तर पर उत्तरी अमेरिका में है। रेल के बारे में हमने पढ़ लिया, रेल के बारे में आपको पता है। हम चीजें थोड़ी सी रिकैप करें कि रेल के बारे में आपने पढ़ा कि सर कनाडा के अंदर भी पढ़ लिया हमने कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो वैंकूवर से कहां जा रहा है आपके पास में, यहां से हैलिफैक्स तक जा रहा है आपके पास में। हमने यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ा, जो आपके यहाँ से न्यूयॉर्क से आपके सिएटल तक, न्यूयॉर्क से आपके सैन फ्रांसिस्को तक और न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक से जाता है। ये हमने पढ़ लिया। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हमने पढ़ा, जो सेंट पीटर्सबर्ग से आपके मास्को से फिर कजान, ओमस्क, अंगार्स्क, टुमिस्क, चिता, इरकुट्स्क से होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। हमने सर यहां से लंदन से इस्तांबुल तक का जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग भी पढ़ लिया सर, जो बाद में इस्तांबुल से इसको कहां पर ले जाने की योजना है, भारत पाकिस्तान से होते हुए आपके म्यांमार तक ले जाने की इसकी योजना है। ठीक है, हमने इसके अलावा केप काहिरा रेल मार्ग पढ़ा, जो मिस्र में केप काहिरा से केप टाउन तक जाता है। सर, हमने यहां पर वॉलपैराइजो से लेकर आपके ब्यूनस आयर्स तक का भी रेल मार्ग पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लेकर सिडनी और बिरदुम से लेकर एडिलेड तक का भी रेल मार्ग पढ़ लिया। तो सारे रेल मार्ग हमने यहां पर पढ़ लिए सर। अब हम आज पढ़ेंगे जल परिवहन। देखिए, आप समझिए, इसमें बात आती है जल परिवहन क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात आप यहां पर ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको छोटी दूरी तय करनी हो, घर से घर की दूरी तय करनी हो, तो हम लेते हैं सड़क परिवहन को लेते हैं। लेकिन जल परिवहन ऐसा होता है जिसमें हमको स्थूल सामग्री यानी स्थूल जो सामग्रियां होती है वो लेनी हो, लंबी दूरी तय करनी हो, तो जल परिवहन को लेते हैं। और जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। पहली बात तो कि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सबसे सस्ता साधन क्यों है, यहीं पर एक क्वेश्चन उठ जाता है। ये इसलिए है बेटा कि पहली बात तो आपको जल परिवहन में किसी मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, कोई रोड बनाना नहीं पड़ता और न उसका रख रखाव करना पड़ता है। पहली बात ये होगी। दूसरा, आप जब जल पर कोई जहाज चलते हैं, मतलब पानी पर, तो बेटा वहां पर क्या होता है, घर्षण बल काम नहीं करता, घर्षण बल कम होगा। रोड पे ज्यादा होगा ना, तो वहां घर्षण बल कम होने के कारण ईंधन की खपत कम होती है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हम इसमें ले सकते हैं कि यह सस्ता क्यों है, क्योंकि समुद्र के द्वारा हम विश्व के सभी देशों को इसमें हम जोड़ सकते हैं, काफी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, बड़ी जो सामग्रियां होती है, तो ये इसका कारण होगा। अच्छा, अब हमारे पास में आता है कि जल परिवहन, इसको विभक्त कितने भागों में किया है। तो देखिए, जल परिवहन को हम 2 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम आंतरिक जल परिवहन, ठीक है जी। दूसरा हम पढ़ेंगे आपके समुद्री मार्ग। अब यहां पर हम सबसे पहले समुद्री मार्ग को पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल आराम से होलोले चलेंगे। समुद्री मार्ग के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण मार्ग है बेटा। मैं पहला एक मार्ग ले रहा हूं, फिर वहां से चलूंगा। पहला मार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हम नक्शे में चलते हैं, नक्शे में चलेंगे आप, और आप देखिए यहां पर, बिल्कुल आप यहां पर फोकस कर लीजिएगा आप। देखिए, उत्तरी अटलांटिक, आपको पता है कि अटलांटिक महासागर आपका ये है, ये उत्तरी है, ये भी आपका अटलांटिक है, ये दक्षिणी है, ये आपका प्रशांत है, ये भी आपको मालूम है। यहां से ये आपका हिंद महासागर है, आपके पास में ये प्रशांत है। ओके जी। अब उत्तरी अटलांटिक यानी ऊपर का हिस्सा, ये खास बात क्या है बेटा। पहली बात तो यह है कि विश्व के 2 विकसित क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मध्य स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग में क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल जो सामने दिख रहा है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व के 2 व्यस्ततम, है ना, 2 विकसित जो प्रदेश है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मध्य स्थित है। चूंकि ये विकसित है इसलिए व्यापार ज्यादा करेंगे, तो ये विश्व का सबसे ज्यादा यानी कम से लगभग 25% व्यापार करता है, या 1/4 व्यापार करता है। आप ये भी कर सकते हैं, 1/4 व्यापार करता है, इसलिए इसको विश्व का सबसे व्यस्ततम, क्या कहते हैं इसको,
समुद्री मार्ग कहते हैं। किसको? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। और इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। तो क्या क्या बन गया हमारे पास में? हमारे पास से बन गया कि दो विकसित प्रदेशों के मध्य स्थित है, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिम यूरोप। 25% व्यापार करता है यहां पर। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है और साथ ही हम इसमें इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। देख लीजिए इसमें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप को मिलाता है, 1/4 व्यापार करता है, विश्व का व्यस्ततम व्यापारी जलमार्ग है, उसको वृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। बिल्कुल आसान है। दूसरा हम करेंगे भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, इसको आप देखिए यहां पर देखिए आप, इसको देखिए आप। देखिए भूमध्य सागर की बात करें तो सर भूमध्य सागर तो ये रहा, और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर आपने बताया। ये अब रटना नहीं है, समझना है। देखिए यहां पर काम कौन कर रहा है? वो विकसित देश ही कर रहे हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वो क्या कर रहे हैं? इससे पहले एक मार्ग और पढ़ाना चाहूंगा मैं, उसका नाम है उत्तम आशा अंतरिप। वो पढ़ेंगे पहले हम, उत्तम आशा अंतरिप। क्या नाम है उसका? उत्तम आशा अंतरिप, क्योंकि पहले ये मार्ग था। ये मार्ग क्या था बेटा? यहां से यूरोपीय देश अफ्रीका का जो ये भाग है, पश्चिम भाग, इसका चक्कर लगाते हुए यहां पर एक जगह है, उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरिप। यहां पर आकर फिर ये हिंद महासागर में प्रवेश करते थे। तो ये जो मार्ग है इसको बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग। क्या बोलते हैं? उत्तम आशा अंतरिप जलमार्ग। देख लीजिए आप, यह व्यापारिक मार्ग औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी अफ्रीका, मैंने बताया आपको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, आपके ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पर जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। अभी तक स्वेज मार्ग ओपन नहीं हुआ है, अभी तक ये मार्ग ही चल रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास में उत्तम आशा अंतरिप। अब जब स्वेज मार्ग बन जाता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, स्वेज मार्ग जो मिस्र के अंदर बना गया है, और यहां पर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि आपके अटलांटिक को भूमध्य से जोड़ती है। यहां पर बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, जिब्राल्टर जल संधि क्या होती है? पानी का वह भाग होता है जो दो पानी के स्थल को तो जोड़ता है और दो जमीन के भाग को अलग करता है। समझ गए आप? तो दो पानी का भाग कौन सा हो गया? अटलांटिक, और इधर हो गया भूमध्य। और जमीन का भाग कौन सा हो गया? ये आपके पास में यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तो ये बात करें आपके पास में तो पुर्तगाल, स्पेन है और यहां मोरक्को है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्या कर रहे हैं? जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर और स्वेज नहर से लाल सागर, लाल सागर से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय जलमार्ग। अब यहां पर मैं खास बात बता रहा हूं, बुक से लेंगे हम, जो दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है सर? कि पहली बात तो इसने उत्तरी पश्चिमी यूरोप को जो पहले ये था, एक नवीन मार्ग प्रदान कर दिया गया। तो भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जो मार्ग है, इसने स्वेज नहर बनने के बाद में यूरोपीय देशों को हिंद महासागर में प्रवेश का नवीन मार्ग प्रदान किया है। यह विश्व का सबसे लंबा क्या है? समुद्री मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 75% जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहा है और ये विश्व के बिल्कुल मिड में से जा रहा है। देखिए आप, मिड में से, इसलिए इसको हम विश्व का हृदय स्थल भी कहते हैं। मैकिंडर ने कहा है, आगे आप पढ़ेंगे, तो ये विश्व का हृदय स्थल भी कहलाता है। अब देखिए आप यहां पर क्या है, यह मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल से गुजरता है, बिल्कुल से बता दिया आपने। और ये उत्तम आशा अंतरिप से होकर जाने वाले मार्ग की तुलना में छोटा है। यहां से 6400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। कहां से? इंग्लैंड का लिवरपूल, इंग्लैंड का जो लिवरपूल है, अब वो यहां से घूम के कोलंबो यहां आता था, लेकिन अब सीधा आने लग गया, 6400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो कितने फैक्ट्स पढ़े? भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, इसने इसको क्या दिया है? यूरोपीय देशों को एक नया मार्ग दिया है। दूसरा, ये हृदय स्थल से गुजरता है। तीसरा, विश्व का सबसे लंबा है और 75% जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। कुछ इसके पोर्ट्स हैं, वो देख लीजिए आप, क्या है पोर्ट्स, देख लें आप। इसमें पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं आपके पास में, पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। देख लीजिए आप। देखिए पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, ये मिस्र में है, यहीं पर है आपके पास में, इधर ही। और ये पोर्ट सईद तो उत्तर में है, पोर्ट स्वेज नीचे, सईद नीचे है। तो यहां पर आपके उत्तर दक्षिण में दो पोर्ट है। अदन आपके यहां पर है,
अदन आपके यहां पर है, मुंबई यहां पर है, कोलंबो यहां पर है, और सिंगापुर की बात करी, सिंगापुर यहां पर। ध्यान रखिए इधर देखिए आप, ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, ये आपका मलेशिया के नीचे यहां पर सिंगापुर है, सिंगापुर। ओके, इसको बोलते हैं अपन सिंगापुर। आप चाहे नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज होते हैं, ये सिंगापुर है, यहां पर आपके बैंकॉक आएगा, है ना, और यहां पर आपके हांगकांग आ जाएगा। ओके, 3 आपके पास में हो गए। आगे देखिए आप, आगे हमारे पास में यहां तक हो गया। आगे हम देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सर ये क्या है? बिल्कुल आसान है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि मैं दक्षिण अटलांटिक की बात करूंगा तो यहां पर ब्राजील में एक जगह, उसका नाम है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। और वो बोलता है यहां से मैं पश्चिमी अफ्रीकी देशों को सेवा देता हुआ और वापस मैं आपके एशिया में प्रवेश कर जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये दक्षिणी अटलांटिक क्या हो गया आपके पास में? जलमार्ग हो गया। आपको चीजों को रटना नहीं है, आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यह पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी अफ्रीकी देश, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलता है और यहां पर ये अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें खास बात हो रहा है, वो आप खास बात समझिए, बड़ा ही रुचिकर प्रश्न बनता है। वापस देख लीजिए, ये रियो डी जेनेरो, आपकी अर्जेंटीना, आपके उरुग्वे, आपके पश्चिमी अफ्रीकी देश, यहां से कोई लोग आना चाहते हैं तो वो भी आ जाइए और यहां माल प्रदान करते हैं। खास बात 2 है यहाँ पर। पहली बात तो यहां पर यह है कि इस मार्ग को कच्चा माल कौन देता है? तो एक तो पैटागोनिया का पठार है, अर्जेंटीना में पंपास का मैदान है और एंडीज पर्वतमाला है। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अफ्रीका में यहां पर केप टाउन है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि केप टाउन और रियो डी जेनेरो के मध्य व्यापार कम होता है या नहीं होता है? कारण बताइए। इसका उत्तर क्या हो गया कि दोनों के मध्य क्या है? समान संसाधन है। और जब समान संसाधन होंगे, मेरे पास में मैं जूते बेचता हूं, आप भी जूते बेचते हैं, तो अपन दोनों व्यापार कर सकते हैं क्या? नहीं ना। आपके पास अलग चीज होनी चाहिए जो मैं आपसे खरीदूं और आप मुझसे खरीदे। तो समान संसाधन होने के कारण रियो डी जेनेरो और केप टाउन के मध्य व्यापार नहीं होता है। ओके जी, चलिए आगे यहां पर आ जाइए। आगे है अटलांटिक हो गया। अब प्रशांत में आते हैं, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। बिल्कुल आसान है, आप इसको समझिए। आप देखिए उत्तरी प्रशांत, देखिए उत्तरी प्रशांत प्रशांत ही रहा। तो प्रशांत में क्या है बेटा? यहां पर एक जगह है वैंकूवर, और यहां पर इधर की तरफ घूम के आएंगे, यहां पर जापान में एक जगह है याकोहामा। तो ये वैंकूवर से होता हुआ और इधर घूम के याकोहामा को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी प्रशांत। अब इस पे कुछ मार्ग है, सीधा ही वैंकूवर को याकोहामा से जोड़ता है ना। और इस पे कुछ इसके हम कर सकते हैं कि पतन है, वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और याकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर है। तो आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो वैंकूवर तो यहां पर आ गया आपके पास में, ठीक है। आपके पास में सैन फ्रांसिस्को इसके नीचे हो गया, ये सैन फ्रांसिस्को हो गया। ये आपके पास में लॉस एंजल्स हो गया। यहां पर एक आ जाएगा होनोलुलु आ जाएगा, होनोलुलु आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपके पास में याकोहामा आ गया, है ना, याकोहामा आ गया। यहीं पर आपके पास में इधर ही यहां पर क्या आ गया? संघाई आ गया, संघाई आ गया। यहां पर इसकी राजधानी मनीला आ गई, फिलीपींस की राजधानी मनीला आ गई। यहां पर हांगकांग आ गया, ठीक है। यहां पर हांगकांग आ गया जो चीन का ही भाग माना जाता है, चीन मानता है उसको, अधिकार मानता है। यहां पर क्या आ गया? अभी बात की थी, सिंगापुर आ गया, ठीक है। ये कुछ पतन है, मुख्य पतन है, हम इसके नक्शे में अलग से बात कर लेंगे एक बार। फिर आपके पास में दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यहां पर ये क्या है, इसको समझिए कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग कैसे है। ये क्या कहता है? ये ऐसे कह रहा है कि भैया हम आपको दक्षिणी प्रशांत में देंगे, लेकिन उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश क्या करेंगे? यहां से चलते हुए, दूसरा पैन ले लेते हैं, यहां से चलते हुए और पनामा नहर से होते हुए आपके पास में यहां से व्यापार कर लेंगे और फिर यहां से आपके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप को पनामा नहर में से मार्ग प्रदान करता हुआ और दक्षिणी प्रशांत को, यानी दक्षिणी प्रशांत को कहां जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास में लगभग हमारे पास में समुद्री मार्ग सारे हो चुके हैं। देख लीजिए, ये पश्चिमी यूरोप को, उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पनामा नहर से जोड़ते हुए नया मार्ग प्रदान करता है।
तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग 25% व्यापार कर रहा है। विश्व का सबसे लंबा रेल जल आपके पास में समुद्री मार्ग तो बोलेंगे भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। यहाँ पतन आ सकते हैं, जैसे अदन आ जाएगा, आपका पोर्ट सहित पोर्ट सुएज आ जाएगा, आपके पास में मुंबई आ जाएगा, कोलंबो आ जाएगा, आपके पास में सिंगापुर आ जाएगा, हांगकांग आ जाएगा, संघाई आ जाएगा, याकोहामा आ सकता है, आपके पास में केपटाउन आ सकता है, पोर्ट एलिजाबेथ आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रियो डी जेनेरो आ सकता है, सेंटोस आ सकता है, ब्यूनस आयर्स में बता चुका हूं आपको, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स यहाँ पर है, ये दोनों आ सकते हैं, वैंकूवर आ सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हमारे पास में दूसरी चीज हम पढ़ते हैं समुद्री मार्ग के बाद में आंतरिक जलमार्ग। क्या पढ़ते हैं? आंतरिक जलमार्ग। अब देखिए आंतरिक जलमार्ग को पढ़ें आप यहां पर, आंतरिक जलमार्ग। तो इसमें आपको दो चीज पढ़ेंगे, एक तो आंतरिक जलमार्ग में जो नहरें होती हैं वो पढ़ लेंगे, है ना, जो आपकी नौ परिवहन। अब नहरें दो प्रकार की यहां पर, एक तो आपकी प्राकृतिक मान लीजिए और एक मान लीजिए आपकी कृत्रिम मान लीजिए। यहां पर कृत्रिम नहर दो हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, एक है स्वेज और एक है पनामा। ओके, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब आपके स्वेज और पनामा कहां पर, आप देखिए, आप पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उसके बाद में हम इसको कर लेंगे। यहां पर देखिए आप, देखिए यहां पर देख लीजिए, आपको ये पूरा दिख रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप कीजिएगा। अब देखिए आप, स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर आपको पता है कि जब उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश थे वो व्यापार करते थे, मध्य एशिया से होकर व्यापार होता था, लेकिन जब मध्य एशिया पर अधिकार हो गया, यहां से बंद कर दिया गया, समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो मिस्र से, ये जो मिस्र है, यहां से भूमि ली गई और यहां पर एक नहर का निर्माण किया गया, उसका नाम था स्वेज नहर। अब देखिए पहली बात तो स्वेज नहर जोड़ती किसको है, तो देखिए ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। तो आप तो बोलिए सर मैं तो भूल जाता हूं, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, मैं तो भूल जाता हूं, भूला, तो भू से याद करेंगे भूमध्य सागर और ला से करेंगे आप लाल सागर, ठीक है, लाल सागर करेंगे। इसका निर्माण कब हुआ है? 1869 में हुआ है सर। बनाने वाले इंजीनियर कौन थे? क्योंकि इसमें यूरोप का दखल था तो फ्रांस के ही थे, फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड लेसेप्स। फर्डिनेंड लेसेप्स इसके क्या थे? इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया? मिस्र से भूमि ली है और पोर्ट सईद से पोर्ट सुएज तक एक बंदरगाह यानी एक नहर का निर्माण किया है। ये यूरोपीय देश को हिंद महासागर में प्रवेश का नया मार्ग प्रदान करता है। अब देखिए कुछ चीजें हम इसमें देखते हैं, आप यहां पर देखिए 1869 में इसका निर्माण हुआ। मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद था और पोर्ट सुएज दक्षिण में है। याद रखना कि मिस्र के अंदर अगर बात करें तो पोर्ट सईद तो यहां पर है, पोर्ट सईद तो यहां पर है, पहले आदमी सईद हो गया और स्वेज होने के बाद में फिर इसको स्वेज नहर मिली है, तो पहले स्वेज नीचे आ गया, कैसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके जी। अच्छा यहां पर ये आप कीजिएगा, कहां गए, यहां पर आ गया। अच्छा ये लाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, यूरोप को हिंद महासागर में नवीन मार्ग प्रदान करता है, ये हम बात कर चुके हैं। और लिवरपूल से कोलंबो के बीच में दूरी कम हो गई है 6400 किलोमीटर। लिवरपूल कहां है? इंग्लैंड में है। कुछ इसके फैक्ट्स हैं कि इसके अंदर कोई जल प्रबंधक नहीं है, यानी कोई लॉक्स नहीं है, 160 किलोमीटर लंबा है, 115 मीटर गहराई है और इस नहर में 10 से 100 जलयान आपस में आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, है ना, इसमें और बाकी खास बात नहीं है। अब इसमें यहां पर देखिए और भी चीज देख सकते हैं आप कि ये रेल मार्ग, इस एक रेल मार्ग इस नहर के सारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा केरो तक जाती है। ये सब क्या बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं मिस्र की। बाद में इसको मिस्र को सौंप दिया गया इसके अंदर। अब हम बात करें पनामा नहर की। देखिए पनामा नहर कहां पर है? पनामा नहर की बात करें बेटा तो पनामा नहर आप समझिए यहां पर आ गई। क्या होता है कि अमेरिका के जो यहां पर देश है, जैसे मान लीजिए यहां पर राज्य है, जैसे मान लीजिए हम बात करें न्यूयॉर्क है। अब न्यूयॉर्क को अगर मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को जाना है कोई भारी सामान लेके, तो उसको यहां से चक्कर लगाना पड़ता था जहाज से, यानी लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी थी, समझिए आप बोलेंगे यूं चल जाएगा, भारी सामान, बड़ा सामान जो होता है जो रोड के द्वारा नहीं जा सकता है, तो वहां से जाना पड़ता था। तो इन्होंने यहाँ के इंजीनियर्स ने क्या किया, पनामा में, यहाँ पर दो देश है, एक तो पनामा है, ठीक है, और एक कोलोन है। उस कोलोन से 8 किलोमीटर की जमीन ली। कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर की। और उसे नाम दे दिया आपको, नहर मंडल दे दिया।
उस जगह को नाम दे दिया उद्योग मंडल या नहर मंडल दे दिया, समझ रहे हैं आप। और फिर वहां पर जमीन लेने के बाद में वहां पर पनामा नहर का निर्माण किया, समझे, पनामा नहर का निर्माण किया। पनामा नहर आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ती है, दिख रहा है सर मुझे। इसको मतलब आप मान लीजिए 1914-15 के अंदर बनाया गया था। 85 वर्ष के शासन के बाद में अमेरिका ने इसको पनामा को सौंप दिया, है ना, लगभग 2000 के समय इसको पनामा को सौंप दिया। इसमें 6 प्रबंधक यानी 6 प्रबंधक तंत्र है, यानी 6 लोक्स हैं, जल तंत्र है, प्रबंधक जल तंत्र यानी 6 लोक्स हैं। मुख्य 3 लोक्स हैं, 1, 2 और 3। जो पहला लोक है वो आपके अटलांटिक, तो लोक का मतलब क्या है कि जैसे आप यहां से प्रवेश करेंगे तो समुद्री मार्ग से जब जमीन पर जाएंगे तो पानी के स्तर को उठाया जाता है, तो पहला, फिर आपको पनामा में एक स्तर मिलेगा और फिर आपको वापस कहां आना है, वापस पानी में आना है आपके पास, ठीक इस तरीके से। तो पनामा के अंदर मिल जाएगा आपको, जैसे अटलांटिक में मिल जाएगा, 3 लोक से पेड्रोमिक्स, गोटन और मीरा, है ना। तो गोटन लोक से आपको मिल जाएगा आपके यहां पर, ये मिल जाएगा आपको अटलांटिक में। फिर आपके पास में पेड्रोमिक्स, मैंने ऐसे याद किया कि पेड्रोमिक्स, तो पैसे पेड्रोमिक्स और पैसे पनामा के अंदर है। और हमारे देश में मीरा नाम रहता है, तो जो मीरा लोक्स है वो हमारे प्रशांत के अंदर है ना। प्रशांत हमारे देश का जुड़ रहा है, इसलिए जिसको मैंने कर लिया। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, देखिए आप यहां पर, ये नहर पूर्व अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नगर एवं कोलोन के बीच में अमेरिका ने 8 किलोमीटर की जमीन ली, इसको नहर मंडल नाम दिया, ठीक है। 72 किलोमीटर लंबी है, 72 किलोमीटर लंबी है, लगभग 12 किलोमीटर गहरी है। 6 लॉक्स हैं, ठीक है। यहां पर आप चीजें समझ लीजिए। और इस लहर को बनने के बाद में न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। मैंने बताया ना आपको, ये 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो स्वेज में आप क्या पढ़ रहे हैं कि स्वेज नहर आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, नवीन मार्ग प्रदान करती है। 1869 में फ्रांसीसी फर्डिनेंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया था। ये पोर्ट सईद, मिस्र में पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज के मध्य है, ठीक है। और हमने सारी चीजें इसमें कर ली हैं। तो देखिए बेटा, आपने स्वेज मार्ग कर लिया और पनामा कर लिया। क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं, अंतर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, पनामा अटलांटिक को आपके प्रशांत से जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, फर्डिनेंड लेप्सी ने किया था। यहाँ पर अमेरिका ने पनामा और कोलोन से 8 किलोमीटर भूमि ली, उसको नहर मंडल नाम दिया। 2014-15 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पर मिस्र को उसका अधिकार दे दिया गया, इसको पनामा को उसका अधिकार दे दिया गया। इसकी चौड़ाई लंबाई इसके बारे में आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप चीजों को। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि इसने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया, जबकि स्वेज नहर ने यूरोपीय देशों को नया मार्ग प्रदान किया और जो लिवरपूल और कोलंबो के बीच 6400 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक जलमार्ग। देखिए, आंतरिक जलमार्ग की बात करें आप, आंतरिक जलमार्ग को आप पढ़ेंगे तो आप समझिए कि आंतरिक जलमार्ग की अगर बात करें तो आंतरिक जलमार्ग 2 रूपों के अंदर है सर। आप यहां पर देखिए 2 रूपों में है। या तो वो हमारे यहां पर जो प्राकृतिक नहरें हैं उनके रूप में होगा, नदियों के रूप में होगा, नहर या नदियों के रूप में होगा, या फिर हम नहर की बात करें और नहर होती है कृत्रिम, ठीक है बेटा, कृत्रिम नहर के रूप में होती है। कृत्रिम नहर आप पढ़ चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया था, पनामा और स्वेज पढ़ चुके हैं, पनामा और स्वेज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक नदियों। अगर हम प्राकृतिक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर एशिया को ले लेते हैं, हमारे पास में एशिया को ले लेते हैं। एशिया में अगर हम भारत को लेते हैं तो बेटा एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है कि भारत में वर्तमान में आंतरिक परिवहन जो मार्ग है वो अवरुद्ध है, कम है। वो क्यों? क्योंकि बेटा इसको सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है रेल के साथ में, सड़क के साथ में। दूसरी बात होती है कि हमारी नदियों में क्या है, अवसाद जमा हो जाता है, अवसाद, उसके कारण भी यहां पर ये परिवहन नहीं हो पाता है। तीसरा कारण यह है कि जो हमारा जो पानी है वो सिंचाई के अंदर या पेयजल में काम आता है, ठीक है ना। तो ये कारण हम लिख सकते हैं। इसी कारण हमारे पास में पूरे परिवहन का मात्र 1% परिवहन है आंतरिक जल परिवहन के रूप में। अगर हम इसको विश्व स्तर पर बात करें तो आप इसको समझिए। आप अगर हम यहां पर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर, तो उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी, मैकेंजी, ये नदियां जो है वो आंतरिक जल परिवहन में है। और महान झील क्षेत्र में एसफोर्ड सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरो, ईरी और ओंटेरियो, ये नदियां हमारे पास में आंतरिक जल परिवहन के मार्ग में आती हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं
अगर वृहत झील में देखें आप तो उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर, हुरी, ईरी, ओंटेरियो, एक सू नहर और वेलेंड नहर इनके साथ जुड़ी हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सू नहर कहां पर है या फिर वेलेंड नहर कहां पर है, वेलेंड नहर कहां पर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आपके कहां पर है, ये महान झील क्षेत्र के पास में है। ये महान झील क्षेत्र यानी यूएसए में जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे आप। फिर एक आती है डैन्यूब, यह पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवा प्रदान करती है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। डैन्यूब नदी ये यूरोप की नदी है। वोल्गा ये रूस से आती है, रूस में यहां पर करती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो वोल्गा का संबंध किससे होगा, रूस से। डैन्यूब का संबंध किससे होगा, यूरोप से। बिल्कुल आपको याद रखना है। और आपको बता दिया मैंने मिसिसिपी यानी उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं वहां पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर प्रमुख एक नदी आ रही है राइन। राइन को पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। राइन को मैं राइन को बिल्कुल आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। या नक्शे के हिसाब से देखिए आप, यहां पर आप नक्शे में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, इसमें और चीज कर सकते हैं आप। आपने यहां पर कर लिया, एशिया के आंतरिक जलमार्ग में भी आप यहां कर सकते हैं कि चीन की बात करें तो चीन में जो आएगी वो नदियां कौन सी, हम यहां पर बात करें तो चीन में हम कर सकते हैं सर हांगो और यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग, जिसमें से हांगो चीन का शोक है। भारत में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। म्यांमार में इरावदी है जो आपकी म्यांमार की गंगा है। अफ्रीका में कांगो और नाइजर है, कांगो और नाइजर है अफ्रीका में। आपके पास में अफ्रीका में एक नदी और आएगी, उसका नाम क्या है, नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो आप अमेजन को कैसे भूल सकते हैं, जो अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कैसे, विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अपवाह का मतलब क्या होता है, उसमें अगर कोई सहायक नदी मिले तो चौड़ाई के हिसाब से आता है, और लंबी नदी यानी लंबाई के हिसाब से। यहां पर फिर और नदियां भी है अमेजन के अलावा, पराना है, पराग्वे है, ये नदियां और हैं, ठीक है। यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजे जलप्रपात भी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग, ठीक है। ये नदियां हमारी क्या आ जाएगी, ये नदियां हमारी आंतरिक जल परिवहन के बारे में बात करेगी, जिसमें एशिया के मैं बता चुका हूं कि एशिया के अंदर आंतरिक जल परिवहन संघर्ष का सामना कर रहा है। 3 कारण बता दिए मैंने आपको। अच्छा, अब देखो यहां पर मुख्य नदी मैं राइन की बात करता हूं। देखिए राइन का क्या सीन है, देखो बेटे, राइन आपके स्विट्जरलैंड से निकलती है। पहली बात तो स्विट्जरलैंड में पर्वत है जूरा पर्वत, वहां से निकलती है। फिर ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा बना लेती है, यानी ये बनाती है सीमा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। फिर इसके बाद में ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। फिर ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। और फिर ये नीदरलैंड में आके, कहां पर, नीदरलैंड में, जो यहां पर है नीदरलैंड, ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, नीदरलैंड में आकर उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो क्या लिखना है आपको, राइन नदी स्विट्जरलैंड से जूरा पर्वत निकलती है, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जर्मनी, जर्मनी फ्रांस और नीदरलैंड उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये मुख्यतः जर्मनी के अंदर है। राइन नदी का जो है मुख्यतः कहां पर है, ये जर्मनी के अंदर है। अच्छा, ये खास बात इसमें देखिए आप कि नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम, और स्विट्जरलैंड के अंदर बंदरगाह है उसका नाम है बेसल। इन दोनों के मध्य ये नौकायान योग्य है। चलिए सर, ये भी अच्छा बता दिया आपने। ये विश्व की सबसे, अगर बात करें व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग की बात करें, आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो उसमें किसका नाम आएगा, राइन का नाम आएगा, राइन का नाम आएगा। सर आपने तो कहा था विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। अरे भैया वो समुद्री मार्ग है, आंतरिक जलमार्ग में राइन आएगा। एक खास बात और सुनिए, इस जर्मनी की जो राइन नदी है, जर्मनी मुख्यतः जर्मनी है, इससे पूर्व में एक नदी मिलती है रूहर, और इसी कारण यहां पर रूहर कोयला क्षेत्र भी है, रूहर कोयला क्षेत्र भी है। तो ये हमारे सारे आंतरिक जल परिवहन यानी आंतरिक मार्ग की बात हो गई है। मुख्यतः हमने क्या पढ़ा सर, यहां क्वेश्चन क्या आएगा आज पनामा और हमारे पास में स्वेज के अंदर अंतर आएगा। हम उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में बात कर सकते हैं। ये विश्व का सबसे क्या नाम है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, 25% व्यापार करता है। ये भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जलमार्ग की बात कर सकता है, जो विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। 75% जनसंख्या को क्या करता है, व्यापार देता है। और हम राइन की बात कर सकते हैं जो आपके पास में यहां पर है, और जो क्या करता है, जर्मनी की मुख्य नदी है, नहर है, और क्या है, ये विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है।
हम अंत में एक चीज और पढ़ेंगे आपको, मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, इसी नक्शे में बता देता हूं, शानदार तरीके से आपको मजा आएगा। हमारे पास में एक टॉपिक और आता है और उस टॉपिक का नाम है यहां पर पाइपलाइन परिवहन। क्या नाम है? पाइपलाइन परिवहन। अब देखिए पाइपलाइन हमको क्या क्या पढ़नी है। पाइपलाइन का मतलब तो समझिए, इसमें द्रव्य पदार्थ होता है, यानी हम जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गैस हो गई, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका परिवहन किया जाता है। आप मुख्यतः विश्व में आपके पास में नाम आएगा बिग इंच पाइपलाइन, दूसरा आपके पास में आएगा टेप पाइपलाइन, तीसरा आपके पास में आएगा कॉमकेन पाइपलाइन, चौथा जिसमें भारत इन्वॉल्व है उसका नाम है तापी पाइपलाइन। ठीक है, भारत के स्तर पे हम दो यहां पर देख सकते हैं, एक का नाम है HBJ पाइपलाइन और एक OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन। बिल्कुल आसान है बेटा, मैं वहां किताब में बाद में दिखाऊंगा। बिग इंच पाइपलाइन आपके पास में मैक्सिको की खाड़ी के पास में है और यहां पर ये मैक्सिको और अमेरिका के जो ये तट है, पूर्वी तट है, इनको पेट्रोल के बारे में मुख्यतः यहां पर क्या करती है, उपलब्ध कराती है। तो यहां पर कौन है? बिग इंच पाइपलाइन है। तो बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किससे है? मैक्सिको की खाड़ी से है। ओके जी सर। टैप कहां पर है? यहां पर फारस की खाड़ी, इस फारस की खाड़ी से पेट्रोल को परिवहन करके ये मिस्र में एक नगर है सिडान नगर, इधर की तरफ होती है। तो ये मिस्र में फारस की खाड़ी को या सिडान नगर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये कौन सी? टेप पाइपलाइन है। टेप टेप लगा दो मुंह पे। कॉमकेन पाइपलाइन आपके रूस में या यहां पर मान लीजिए आप यूरोप में है, ये वोल्गा नदी, यहां कॉमकेन पाइपलाइन है, ये वोल्गा नदी के द्वारा जो तेल के कुएं हैं वहां से पेट्रोल का परिवहन करती है। हो गई तीनों, ये हो गई फारस की खाड़ी के पास में, ये हो गई वोल्गा के पास में। अब तापी कौन सी है? तापी देखिए T4 तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमेनिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। तापी यहां पर परिवहन करने वाली एक नदी, एक पाइपलाइन है, विश्व की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस के परिवहन की पाइपलाइन बनने वाली है। आगे इसको आगे बढ़ाने का वो भी चल रहा है और यहां पर ये जो पाइपलाइन है ये जब बन जाएगी तो विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन हो जाएगी। ठीक है, तापी। HBJ कहां है? ये भारत में है। HBJ इसको भारत में पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूं मैं। H का मतलब होता है हजीरा, B का मतलब होता है विजयपुर और J का मतलब होता है जगदीशपुर। क्या होता है? जगदीशपुर। और ये हजीरा कहां पर है? ये गुजरात में है सर। विजयपुर कहां है? बिल्कुल बीच में है, इसलिए बीच में यानी मध्य प्रदेश, और ये यूपी के अंदर है। ठीक है, और ये पाइपलाइन जो है, इस पाइपलाइन के अंदर भी पेट्रोल का परिवहन किया जाता है। अगली है OIL पाइपलाइन, ये बरौनी बिहार से, कहां से? ये हम बाद में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से जब इंडिया की स्तर पर पढ़ेंगे। बरौनी बिहार से ये नहर कटिया तक है और नहर कटिया कहां पर है? असम में है। नहर कटिया असम में है। यहां पर हजीरा जो विजयपुर है इसको GAIL GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको देखता है और इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड देखता है। तो हमने सर स्थल परिवहन के अंदर हमने सड़क पढ़ लिया, रेल पढ़ लिया, पाइपलाइन पढ़ ली, जल के अंदर हमने आंतरिक पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया? हमने समुद्री मार्ग पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वायुयान को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे संचार को। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पे। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें।